हाँ तो हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार है। चलिए, आपको सूरज पथ क्लासेज में आप सभी को हार्दिक स्वागत है बच्चों। ठीक है। और आज हम लोग साथियों यहाँ से बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सवाल, इसको आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। पहले आप पूरा अच्छा से देख लीजिए, इसके बाद अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सवाल क्या बताया गया है, इसको देखिए हम लोग किस तरीका से करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग का सामना करना है बच्चों। और यहाँ पे बताया गया है किस तरीका से उसको, चलिए हम लोग करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते हुए बच्चों, आज हम लोग इसको बनाने का प्रयास भी करेंगे। और आपका दोस्तों पहला चैप्टर के नाम क्या है, तो बायोलॉजी में क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है बच्चों, वो आपका नाम है, क्या नाम है, जैविक प्रक्रम पोषण। जैविक प्रक्रम पोषण नाम है आपका। जो पहला चैप्टर के नाम है बच्चों वो क्या है, जैव प्रक्रम पोषण है। इसी के आज हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग लेट न करते हुए बच्चों इसको आराम से सभी ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास भी करते चलेंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं क्या सवाल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। तो आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सो आपका पहला सवाल है साथियों, इसको पढ़ते हैं। पहला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको देखिए। कहता है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। पहला ऑप्शन है आपका स्थानांतरण, यहाँ पहला ऑप्शन स्थानांतरण है, दूसरा में श्वसन है, तीसरा में प्रकाश संश्लेषण और घ में इनमें से सभी। तो देखो सजीव होने का जो मुख्य लक्षण है बच्चों वो आपका श्वसन की प्रक्रिया राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों मेरा ख राइट हो जाएगा। यानी कि श्वसन से सजीव का मुख्य लक्षण होता है। ख ऑप्शन राइट हो गया। अब हम लोग बच्चों यहाँ से नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों यहाँ से दूसरा सवाल पर। तो दूसरा सवाल क्या कहता है कि कोशिका के, क्या बोलते हैं बच्चों, कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कह रहा कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन पहला है कोशिका झिल्ली, ख में है कोशिका भित्ति, ग में है जीवद्रव्य और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो ये साथियों आपका आंसर होगा जीव द्रव्य। क्या होगा, जीव द्रव्य जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोशिका के सभी भागों में सजीवों के जो गुण विद्यमान होते हैं वो जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य उपस्थित रहता है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों यहाँ से, फिर आगे धीरे धीरे जाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बच्चों यहाँ से तीसरा सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है बच्चों तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती हैं। ये सवाल है आपको, क्या कहलाती हैं, जिसको से जितने भी सजीव प्राणी अपने अनुरक्षण करता है, बचाव करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन पोषण, ख में श्वसन, ग में जनन और घ में है जैव प्रक्रम। ये तो परिभाषा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाते हैं आपको बच्चों जैव प्रक्रम। क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्या कहता है चौथा सवाल बच्चों, देखिए तो चौथा सवाल आपका क्या कहता है उसको पढ़िए। चौथा नंबर सवाल कहता है साथियों कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी के मतलब क्या होता है, कोई ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाता है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। तो आपका ऑप्शन चुनना होगा। पहला में है जीवाणु, ख में है कवक, ग में है सभी जीव और घ में है सभी हरे पौधे। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पौधे, वो अपना पोषण यानी कि भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसको स्वपोषी कहते हैं। तो आपका घ नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ राइट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से साथियों किस पे, 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर क्या कहता है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बच्चों तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। CO2 का नहीं निर्माण होता है, जल का भी निर्माण नहीं होता है ना, क्लोरोफिल का भी निर्माण नहीं होता, आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसलिए आपका ग नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
किसके 6 की ओर। तो 6 नंबर क्या कहता है कि गोबर छत्ता जिसको मशरूम है ना, तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो गोबर छत्ता जो है ना बच्चों, ये आपका मृत जीवी पोषण होगा, यानी कि आपका घ नंबर आंसर सही होगा, मृत जीवी। आपका परजीवी भी नहीं होगा, स्वपोषी पोषण भी नहीं होगा, और इनमें से कोई भी नहीं। आपका आपका आंसर मृत जीवी पोषण है, कौन, गोबर छत्ता। ठीक है, अब हम आगे की ओर सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है साथियों कि पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। तो पौधों में जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है वो आपको किसको हो जाएगी बच्चों, तो वो आपको हो जाएगा साथियों यहाँ से सवाल। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल वर्णक को, ख में है रंध्रों को, और ग में है सभी कोशिकाओं को, और घ में है परिवहन ऊतकों को। तो यहाँ से साथियों आपका पहला ऑप्शन जो होगा राइट होगा, क्लोरोफिल वर्णकों को है ना अवशोषित करने की क्षमता होती है ना जी। क्लोरोफिल ही तो होता है पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश की क्रिया करवाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 का था साथियों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों में कौन सा, तो CO2 और O2 का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों का जो आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है, तो ये आपको किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में होती है, तो किसको में, तो ये आपका पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा। आपका ग नंबर जो होगा वो सही होगा बच्चों, कौन, ग, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। ना तो आपको इसमें जड़ के द्वारा होता है, ना तो तना के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। आपका ग नंबर जो है बच्चों वो राइट आंसर हो जाएगा, कौन ऑप्शन, तो आपको ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, हाँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़िए। कहता है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है। तो मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को बच्चों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। आपका ख ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ये बहुत इजी सवाल है ना, ख ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। अब हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 की ओर चलते हैं, और 10 क्या कहता है, इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, यहाँ देखिए पढ़िए कि लार इनमें से किस ग्रंथि का स्त्राव, जो लार है साथियों, लार किस ग्रंथि से स्त्राव होता है, यानी कि निकलने का प्रक्रिया है। तो लार जो है साथियों वो आपको कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो ये साथियों आपका उत्तर हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि से। किससे जी, तो पैरोटिड ग्रंथि से लार का निर्माण होता है या स्त्राव होता है। ठीक है, अब हम लोग साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए और जवाब भी दीजिए आप लोग कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, इसको पढ़िए। 11 नंबर सवाल कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो कौन है जो मौजूद नहीं होता है, आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बात सही है ना, और म्यूकस भी होता है, बात सही है, पेप्सिनोजोन भी होता है, बात सही है। लेकिन आपको बता दें कि जठर रस में मौजूद नहीं होता साथियों आपका पीत जो होता है वो आपको जठर रस में मौजूद नहीं होता है ना जी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 12 नंबर पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है कि इनमें से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ड्यूओडेनियम है जी, छोटी आंत का भाग है ना। कोलन जो होगा आपका सही होगा राइट आंसर, कौन, कोलन जो है बच्चों, कोलन, यानी कि कोलन जो होगा साथियों ये आपका राइट आंसर होगा, कौन जी, कोलन जो है बच्चों वो छोटी आंत का भाग नहीं है, ये आपका बड़ी आंत का भाग होता है। जेजुनम भी छोटी आंत का भाग है, इलियम भी आपका छोटी आंत का भाग है। तो क्वेश्चन हम लोग 12 तक कर लिए साथियों। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन 12 तक कर लिए, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, हाँ। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 के बाद। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बच्चों, कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं साथियों, और इसको जवाब देने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना साथियों, 13 नंबर। चलिए देखिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साथियों, इसको देखिए पढ़िए। 13 नंबर कहता है साथियों, 13 नंबर में कि इनमें से कौन अवशेषी अंग है। पहला है ऑप्शन ऊपरी गामी कोलन, ख में अधोगामी कोलन, ग में है अपेंडिक्स और घ में अनुप्रस्थ कोलन। तो देखिए मनुष्य के शरीर का जो अवशेषी अंग होता है साथियों, वो होता है आपका अपेंडिक्स। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, घ नंबर। ठीक है, अब हम लोग साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 14 क्या कहता है, इसको पढ़िए। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ के मतलब शुरू कहाँ से होती है साथियों। तो पहला ऑप्शन है मुख गुहा से, घ में है ग्रास नली से, ग में है आमाशय से और घ में है यकृत से। तो आपका बच्चों यहाँ से मुख से तो ही हम लोग सारा क्रिया करते हैं, तो मुख गुहा से ही यानी कि मुंह से ही हमारा पाचन की क्रिया शुरू होती है। अब हम लोग साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे और 15 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है म्यूकस कोशिका, घ में है जाइमोजीन कोशिका और ग में है मूल पित्तवाहिनी और घ में है अम्लजन कोशिका। तो कह रहा है कि जठर ग्रंथि कारक इनमें से कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। तो कौन भाग नहीं है, तो आपका इसका आंसर 15 नंबर का सवाल का आपका घ जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। मूल पित्तवाहिनी जो है कौन, मूल पित्तवाहिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जठर ग्रंथि का भाग नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 की ओर बढ़ते हैं। कहता है 16 नंबर कि इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं बच्चों, वो किसके कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। तो किसके कारण, तो देखते हैं हम लोग के शरीर में एक क्या लगा होता है बीच में, यहाँ एपिग्लोटिस होता है, सॉरी एपिग्लोटिस होता है गले के पास। कौन सा होता है जी, एपोग्लोटिस, जो आपको भोजन को है ना आपको श्वास नली में नहीं जाने देगा, रोकने का काम करेगा, और श्वास को भोजन में है ना नहीं जाने देगा। ये दोनों को रोकने का काम करता कौन, इपोग्लोटिस होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना जी। कंठ द्वार भी नहीं होगा, ग्रासनी के कारण भी नहीं होगा, ग्रास नली के कारण, तो आपको इपोग्लोटिस के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। अब हम लोग साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का बनाने का प्रयास करेंगे। 17 क्या कहता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। यानी कि छोटी आंत में जो भोजन हम लोग का पचता है बच्चों, वो पचने के बाद वो पूर्ण रूप से प्रक्रिया हो जाता है पाचन की, तो उसको क्या कहेंगे। जिसका बच्चों हम लोग चाइल कहते हैं। घ ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ना तो कायम कहलाएगा, ना तो सक्स एंटेरिकस कहलाएगा, ना तो मल कहलाएगा, उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, तो चाइल कहते हैं। आपका राइट आंसर घ हो जाएगा। अब हम लोग साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 18 नंबर क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन 18 कहता है साथियों कि निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा जो अपना भोजन करता है साथियों, ये आपको कुटपाद के द्वारा, किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। इसलिए हमारा क नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। न तो न्यूक्लियस होगा, न तो भोजन रसदानी होगा, न तो कोशिका मुख होगा। ठीक है, अब हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर यहां से आगे 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या सवाल कहता है, 19 को पढ़ के जवाब देने का प्रयास कीजिए। 19 नंबर कहता है सवाल कि निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं होता है। यानी कि कौन सा एक प्रक्रिया है जो अमीबा के पोषण में प्रक्रिया में नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन अंतःग्रहण आपका सही है। अंतःग्रहण आपका होता है, सॉरी पाचन भी होता है और क्या बहिष्करण की भी प्रक्रिया होती है। तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं होता है बताना है। ये आपका दोस्तों अपघटन की प्रक्रिया जो है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। यानी कि पोषण की प्रक्रिया में इसका भाग नहीं होता है, किसका, तो आपका अपघटन का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब हम लोग साथी यहाँ से चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, तो 20 की ओर। तो 20 कहता है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। तो ये आपका भोजन रसधानी राइट आंसर होगा। ख नंबर आपका ऑप्शन सही है। ख नंबर ऑप्शन आपका सही है। भोजन रसदानी में भोजन का पाचन होता है अमीबा का, किसमें, तो भोजन रसधानी में ही होता है। अब हम लोग साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखेंगे। 21 क्या कहता है, इसको पढ़िए। 21 कहता है बच्चों कि पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर की किस रचना से होता है। देखिए दोस्तों,
पैरामीशियम में जो भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? पहला ऑप्शन है आपका क्या, भोजन रसधानी से, ख में है सिलिया से, ग में है कोशिका मुख से और घ में है केंद्रक से। तो देखिए पैरामीशियम में भोजन का जो अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है, ये आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, कोशिका मुख से। किसके जी? तो कोशिका मुख से जो पैरामीशियम है अपना भोजन का शरीर के अंदर अंतःग्रहण इसी रचना से करता है। किसके से? तो कोशिका के मुख से। आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग सवाल नंबर 22 पढ़ते हैं और इसको जवाब दीजिएगा, ठीक है। कहता है 22 नंबर साथियों कि अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? पहला ऑप्शन है अंतःग्रहण, ख में है पाचन, ग में है बहिष्करण और घ में है प्रचलन। तो 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ फिगर भी छापा गया है। अमीबा के बारे में देख रहे हैं कि सब अमीबा है, क है, ये इसका आपका यहाँ ख में ऑप्शन है, ग में है और एक घ है। तो कह रहा है कि पोषण की किस प्रक्रिया के नीचे दिए गए चित्र में से अब बताइए कि पोषण किसके द्वारा करता है ना। तो अमीबा जो पोषण की किस प्रक्रिया से करता है, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बच्चों? तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से घ हो जाएगा, यानी कि आपका बहिष्करण आपका राइट आंसर होगा साथियों। किसके द्वारा? बहिष्करण, यानी कि बाहर से अपना पोषण को ग्रहण करता है। ठीक है साथियों, बहिष्करण होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 23 की ओर आते हैं और 23 बहुत बढ़िया सवाल है। आप पढ़िए और इसको जवाब देने का कमेंट बॉक्स में प्रयास कीजिएगा भी। तो आपको साथ ही 23 नंबर सवाल क्या कहता है, इसको पढ़िए। 23 नंबर कहता है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है साथियों, वो आपको 8 से 10 मीटर होती है। आपका का नंबर ऑप्शन सही होगा। 8 से 10 सेंटीमीटर भी आपका साथियों नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका का नंबर ऑप्शन सही होगा। 8 से 10 मीटर मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। अब हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर कितना, तो 24 पे आते हैं। 24 पे अब कहता है 24 की मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वाद कली जी। कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? तो स्वाद कली के, तो बहुत इजी सवाल है कि स्वाद कलियों के कारण ही मनुष्य को भोजन की विभिन्न स्वादों का ज्ञान होता है। तो आपका ग नंबर ऑप्शन सही होगा, 24 का ग, यानी कि स्वाद कली के कारण। ठीक है, अब हम लोग साथियों आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 क्या कहता है, इसको पढ़िए। 25 कहता है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों, बता दीजिए आप। तो ये देखिए पहला में कह रहा है ऑप्शन आपका कि दंत अस्थि, जो कि बिल्कुल गलत है। ख में कह रहा है मजा गुहा, बिल्कुल गलत है। घ में कह रहा है डेंटाइन, बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका दंत पलाक कहलाता है। जब हम लोग दांतों को अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे तो दांतों पर बनने वाला एक परत बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो दंत पलाक कहेंगे। हमारा घ ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अब हम लोग साथी यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितना, तो 26 पे आते हैं। 26 क्या कहता है साथियों, इसको पढ़िए। 26 कहता है बच्चों कि इनमें कौन मनुष्य की मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? कौन जो है, जो मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाला लार ग्रंथि नहीं है, नहीं बताना है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है 26 का नंबर आपका सही हो जाएगा साथियों। देखिए अग्न्याशय जो है वो मनुष्य के मुख गुहा में नहीं पाया जाता है, इसलिए अग्न्याशय जो है सही हो जाएगा। लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है, पूछ रहा ना, लार ग्रंथि नहीं पाया जाता पूछ रहा है, इसलिए हमारा का ऑप्शन नंबर सही है। पैरोटिड ग्रंथि तो पाया जाता है जी, ये वाला बात सही है। और सब मैंडिबुलर भी पाया जाता है और सब लिंगुअल भी पाया जाता है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन अग्न्याशय नहीं पाया जाता, इसलिए हमारा का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे और 27 क्या कहता है, इसको पढ़िए। कहता है कि हरनाल में कर्मा कुंचन को दर्शाने वाले चित्र में सहित किस प्रकार को दर्शाता है? अहरनाल की बात किया है दोस्तों। तो अहरनाल में पढ़िए, अहरनाल में कर्मा कुंचन के ही चित्र भी यहाँ पे दिया गया है ना। क्या दिया गया? चित्र दिया गया है। आप इस चित्र को अच्छा से देख सकते हैं साथियों कि किस तरीके से चित्र यहाँ दिखाया गया है कि नहीं। और अहरनाल की बात किया है, किसकी बात किया है साथियों? अहरनाल की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको जवाब देने का प्रयास करना साथियों। अहरनाल में कर्मा कुंचन को दर्शाने वाले चित्र में
चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ये जो है ना यहाँ इस देखिए इसी को बात कर रहा है, इसी पे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला है संकुचन, ख में है शिथिलन, ग में है अम्लीय स्त्राव और घ में है अल्सर। तो 27 का ऑप्शन आपका क नंबर सही होगा साथियों। संकुचन कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है? संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? संकुचन। तो इस तरीका से बच्चों हम लोग 27 को ऑब्जेक्टिव किए और आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव किस तरीका के होने वाला है। ठीक है बच्चों, देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग यहाँ से 28 पे आ गए, या यहाँ से 2-4 सवाल और हैं, कर ले ही लेते हैं अच्छा से। देखिए 28 नंबर सवाल कहता है, बहुत अच्छा सवाल है और बच्चों इधर, कि अमाशय की भीतरी दीवारों पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है? जो अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है बच्चों, इसको कौन सा? पहला ऑप्शन है सल्काव एपिथेलियम कोशिका, ख में है क्यूबाइडल एपिथेलियम कोशिका, ग में पचमल एपिथेलियम कोशिका और घ में है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतका। तो अमाशय की जो भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है साथियों? तो ये आपका आंसर होने वाला है साथियों, कौन सा? तो आपका ये 28 का घ ऑप्शन सही होगा साथियों, यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका पाया जाता है किसकी दीवार पर? तो अमाशय की भीतरी दीवार पर, है ना जी। इसी प्रकार की कौन कोशिका? तो स्तंभाकार। क्या? तो स्तंभाकार पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है 29 कि अमाशय की दीवार में होने वाला घाव, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते भी हैं, निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्त्राव होने से होता है? देखिए अमाशय की दीवार में एक घाव होता है जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर के भी कह सकते हैं, और किसके ज़्यादा बढ़ने से, स्त्राव होने से हो जाता है? तो ये आपका सही ऑप्शन कौन होगा साथियों? बताइए, आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए, बताइए कौन होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि अम्लीय स्त्राव, है ना, ख में दिला गैस्ट्रिक लाइपेस के कारण, ग में दिला सक्रिय पेप्सिन और घ में दिला म्यूकस। तो ये आपका साथी अम्लीय स्त्राव ज़्यादा होने के कारण, किसके स्त्राव होने का कारण है? तो अम्लीय स्त्राव ज़्यादा होने के कारण, अगर हमारे अमाशय में अम्ल का स्त्राव ज़्यादा हो जाएगा साथियों, तो किसका निर्माण हो जाएगा? घाव, यानी कि पेप्टिक अल्सर होने का डर बना रहता है। कब? जब अम्लीय स्त्राव ज़्यादा हो जाएगा हमारे अमाशय में, तब। इसलिए आपका का ऑप्शन नंबर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर साथियों 30 की ओर बढ़ते हैं, और 30 क्या कहता है इसको पढ़िए। 30 नंबर कहता है कि इनमें कौन वसा को इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? पहला ऑप्शन है आपका क्या? सक्रिय पेप्सिन, ख में है लाइपेस, ग में है एमाइलेस और घ में है इन्वर्टेक्स। तो देखिए इनमें कौन वसा को वसा अम्ल में और तथा ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर साथियों आपको कौन हो जाएगा? तो 30 का आपका ख राइट आंसर होगा, लाइपेस काम करता है। कौन? लाइपेस जो है वसा को वसा अम्ल में भी बदलता है और ग्लिसरॉल में भी बदलने का काम करता है। कौन साथियों? तो लाइपेस आपका ख नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, और 31 क्या है देखिए। 31 कहता है कि मानव आहारनाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? कहता है साथियों कि मनुष्य के आहारनाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो आपको तो भली भांति पता है कि हमारे आहारनाल की सबसे बड़ी भाग की लंबाई किसकी होती है? तो आपका छोटी आंत हो जाएगा, जिसको 8 से 10 मीटर होती है, यानी कि 31 के ग नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर किसका 32 बनाने का प्रयास करेंगे, और 32 क्या कहते हैं इसको देखिए। मानव शरीर की क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या जी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आप है ना, आप थोड़ा सा इसको कमेंट बॉक्स में बताने का कर दीजिएगा, और मैं बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा। पहला है अग्न्याशय, ख में है कृत और ग में है जठर ग्रंथि और घ में पैरोटिड ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है साथियों, वो आपका कौन होगा? यकृत होगा, यकृत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आज बायोलॉजी का जैव प्रक्रम पोषण से साथियों जो भी सवाल था मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों। आपको थोड़ा सा अच्छा लगा साथियों यहाँ से कि मैंने कुछ आपको सिखाया, तो आपको इस चैनल को क्या करना है साथियों? चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना है, और इसी के साथ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आपको दूसरे चैप्टर के साथ ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। तब तक के लिए देखने के लिए सभी बच्चों को या सभी को थैंक्स देता हूं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। ठीक है, ओके।